नमस्कार साथियों, मैं यस के सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। प्रश्नमाला की साथियों, आज हम लोगों की 35वीं कड़ी है। बीच बीच में व्यवधान आ रहा है, उससे आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और जो पुरानी क्लासेस लगी हुई है YouTube पर पड़ी हुई हैं, उन क्लासों का आप आनंद लेंगे और जो भी सामग्री आपको मिली हुई है उसे आप पढ़ते रहेंगे। बहुत जल्दी ही पुस्तक के रूप में भी हमारी प्रश्नमाला आ जाएगी, वह भी आपके हाथों में पहुंच जाएगी। और जैसा कि आपको बार बार चीज़ें बताई गई हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई जारी रखनी है। बीच में अभी 2 दिन पहले कुछ फेक न्यूज भी आई थी कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है माध्यमिक का। तो अभी माध्यमिक की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। आप लोग जैसे स्थिर मन से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करिए। जो पुराने साथी हैं, 1-2 बार पेपर दे चुके हैं, वो अपनी कमियों को सुधारेंगे। जो पहली बार दे रहे हैं या जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सिलेबस अपने आप स्वतः कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पेपर अभी होने में 3-4 महीने का वक्त है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए सूचना है कि वह छोटी छोटी जो चीजें कंफ्यूजन वाली रह गई हैं, उन्हें अलग अलग किताबों के माध्यम से, कोचिंग नोट्स के माध्यम से और कहीं नहीं तो हमारे माध्यम से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ प्रथम प्रयास क्लासेस की ओर से प्रश्नमाला की 35वीं कड़ी आपके लिए प्रस्तुत है। आज की कड़ी का पहला सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कथन है रामविलास शर्मा का। चलिए, पहले ही मैंने आपको बता दिया, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, किसका कथन है? राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, किसका कथन है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामस्वरूप चतुर्वेदी? इस प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर देंगे कि यह जो कथन है वह किसका है। यह कथन गलती से आपको मैंने शुरू में बता भी दिया है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है, जिसे आप मार्क्सवाद या साम्यवाद कहते हैं, साम्यवाद विचारधारा कहते हैं, और कार्ल मार्क्स जिसके प्रवर्तक हैं। नमस्कार साथियों, मैं यस के सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास कहा जाता है प्रश्नमाला की साथियों। ठीक है, आज हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं 1936 से 1943 तक हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा जो है वह चली है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। देखिए, आपसे विदेशज शब्द भी कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा का एक नहीं है। लालटेन, रेल, इंच या फिर कूप। लालटेन, रेल, इंच या फिर कूप, इनमें से कौन अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है? ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। तो ध्यान रहे साथियों, कूप जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। कूप हिंदी भाषा का शब्द है। कूप का अर्थ होता है कुआं। हिंदी और संस्कृत का यह शब्द है। कूप का अर्थ क्या होता है? कुआं। लालटेन, रेल और इंच जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत, इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन है ये कि किले में औरत किस कवि की कविता है। फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने बताया हुआ है कि कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो लगे कि हमने इसे नहीं देखा है, तो ध्यान रहे यहां पे कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो साथियों वह प्रश्न कहीं ना कहीं आया हुआ है। कभी भी मैं कोई हवाई प्रश्न लेकर नहीं आता हूं। तो किले में औरत किस विधा की कविता है? अनामिका, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या फिर राजेश जोशी? अनामिका, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या फिर राजेश जोशी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। किले में औरत जो कविता है वो किसकी है? रघुवीर सहाय की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? पितामह के रूप में कौन जाना जाता है? हिंदी साहित्य का पितामह, हिंदी साहित्य के पितामह।
अब ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य का पितामह कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल आराम से आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के पुरोधा कौन है, तो प्रश्न को बदल करके आपसे पूछा जाएगा और आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ज्योति विहग के रचनाकार हैं। ज्योति विहग के रचनाकार हैं। ज्योति विहग के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। ज्योति विहग के रचनाकार इनमें से कौन है, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है ज्योति विहग। अगला प्रश्न है कि मैंने मांडू नहीं देखा आत्मकथा के लेखक हैं। सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, स्वदेश दीपक, वृंदावन लाल वर्मा। इसमें किसकी रचना है? मैंने मांडू नहीं देखा आत्मकथा, तो किसकी आत्मकथा है यही आपको बताना है। आपके सामने ये चार विकल्प हैं, सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, स्वदेश दीपक या फिर वृंदावन लाल वर्मा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्वदेश दीपक। किसका है यह स्वदेश दीपक का है। सेठ गोविंददास की आत्मकथा क्या है? आत्मनिरीक्षण। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार निहित है। सागर सा गंभीर हृदय हो, तो इसका आपको अलंकार बताना है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा, यमक या फिर रूपक। अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा या यमक या रूपक। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ध्यान रहे, जहां पे तुलनावाचक शब्द हो, समतावाचक शब्द हो, देखिए सा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी जिसका हृदय सागर के समान गंभीर हो, यानी समानता की जा रही है। तो ऐसे स्थान पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? आपसे पूछा जा रहा है कि दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, दासत्व जो है वह भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? सरसता, उन्मुक्तता, चपलता या फिर दृढ़ता। सरसता, उन्मुक्तता, चपलता या फिर दृढ़ता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, यही आपको बताना है, यही आपका प्रश्न है। तो आपको बताना चाहता हूं कि इसका सही उत्तर होगा उन्मुक्तता, यानी उन्मुक्त होकर जो है वह नई कविता लिखी जाती है, लिखी गई है। ठीक है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण को लिए हुए समीक्षक कौन है? तो इस दृष्टि के समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में होने वाला, प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। प्रश्न को आराम से पढ़िए। जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। जनता, पानी, हस्ताक्षर और
आकाश, यानी अगर आपसे नित्य एक वचन में नहीं प्रयोग हो रहा है, यानी वह शब्द बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, तो हस्ताक्षर जो है यह एक वचन में प्रयोग न होकर के सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदात्तता का सिद्धांत, उदात्तता का सिद्धांत से कौन संबंधित है, यानी इसमें से उदात्तता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि उदात्तता का सिद्धांत। ठीक है, लोंजाइनस, अरस्तु, इलियट या फिर कॉलरिज। लोंजाइनस, अरस्तु, इलियट या फिर कॉलरिज। तो उदात्तता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो उदात्तता के सिद्धांत से लोंजाइनस संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इलाहाबाद का परिवेश वर्णित है? अब एक उपन्यास दिया गया है कि इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसमें इलाहाबाद का परिवेश वर्णित है। देखते हैं। नाचो बहुत गोपाल, सूरज का सातवां घोड़ा, मुझे चांद चाहिए, गली आगे मुड़ती है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें इलाहाबाद का परिवेश वर्णित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरज का सातवां घोड़ा, इसमें जो है इलाहाबाद का परिवेश वर्णित है। और यह किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती। यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र है। असाध्य वीणा किसकी कविता है? सोचकर आप लोग बताइए, और इससे संबंधित पात्र कौन सा है? तो असाध्य वीणा अज्ञेय की कविता है, अज्ञेय, और प्रियंवद जो है इसका प्रमुख पात्र है। आगे देखते हैं कि छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। छायावाद को समग्र रूप से यानी संपूर्ण रूप से समझने और समझाने वाले पहले सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आपसे पूछे जा रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें कौन है जिसने छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने का पहला प्रयास किया? ठीक है, तो प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है, और चंद बरदाई यानी पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद बरदाई को प्रथम हिंदी का पहला महाकवि कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र। कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र के लेखक हैं सेठ गोविंद दास, विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, विनय मोहन शर्मा। कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रहे, यह जो है विष्णु प्रभाकर किसका रेखा चित्र है? तो यह विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र है। ठीक है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जुगुड़ी। बड़ी अच्छी कविता है, भय भी शक्ति देता है। आप लोग देखिएगा इस काव्य संग्रह में। अब आपको बताना है कि यह किसका काव्य संग्रह है।
तो साथियों यह लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है। किसका है? लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गद्य की रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। गद्य की रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कथन है और आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। क्या उत्तर होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। महामना महापंडित, महामानव महापंडित जीवनी के लेखक हैं। महामानव महापंडित जीवनी के लेखक हैं। अब कौन है? गायत्री कमलेश्वर, कमला सांकृत्यायन, विश्वचंद शर्मा या जैनेन्द्र। एक जीवनी आपसे पूछी जा रही है, महामानव महापंडित, तो इसके लेखक कौन है? कमला सांकृत्यायन। ठीक है, इन्होंने राहुल सांकृत्यायन की जीवनी लिखी। किसकी जीवनी? राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने राहुल सांकृत्यायन की जीवनी किस नाम से लिखी है? महामानव महापंडित। अगला प्रश्न है कि किसकी कृतियों को भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद या फिर कृष्णा सोबती। वो प्रेमचंद हैं, भीष्म साहनी हैं, जयशंकर प्रसाद है या फिर कृष्णा सोबती हैं। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। तो ध्यान रहे, भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय गौरव गान जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? अब आपसे पूछा जा रहा है, एक रचना ऐसी भी है जो कि नागार्जुन की नहीं है। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव हमने देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो नागार्जुन की नहीं है। तो ध्यान रहे, फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? नागार्जुन की हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है। सर्वप्रथम व्याकरण है, कौन है? कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद। अब इसमें सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कात्यायन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं। रस पीयूष निधि आचार्य सोमनाथ, चिंतामणि, मतिराम या फिर देव। आचार्य सोमनाथ, चिंतामणि, मतिराम या फिर देव। इसका सही उत्तर आप दीजिए कि रस पीयूष निधि की किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य सोमदेव। क्या उत्तर होगा? आचार्य सोमदेव। आगे बढ़ते हैं कि सदानंद का संधि विच्छेद है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन नंद, सत धन आनंद, सदा धन नंद, सद धन आनंद। तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत और आनंद। क्या होगा? सत धन आनंद, तो हो जाएगा सदानंद। अगला प्रश्न है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं
पंक्तियों के लेखक कौन है? एक बार फिर से देखते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इंपॉर्टेंट है, विकल्प भी बड़े आसान से हैं। रामचंद्र शुक्ल विकल्प में नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या उत्तर होगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। सबय दिन होत न एक समान लोकोक्ति का अर्थ है। सबय दिन होत न एक समान लोकोक्ति आपसे पूछा जा रहा है। जैसा आप लोग जानते हैं, एक लोकोक्ति या मुहावरा आपसे पूछा जा सकता है। समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। ये चार विकल्प आपके सामने हैं और आपसे पूछे जा रहा है। एक लोकोक्ति है सबय दिन होत न एक समान, तो इसका मतलब होता है कि समय परिवर्तनशील है। सब दिन यानी सारे दिन, आने वाला कल, सब समय समान नहीं होता है, यानी समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया? नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अज्ञेय द्वारा, मलयज के द्वारा, पंथ के द्वारा या फिर मुक्तिबोध के द्वारा। नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो नई कविता का नाम साथियों किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। नई कविता जो नाम दिया था वो किसने दिया था? अज्ञेय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। देखिए, बड़ी फेमस रचनाएं हैं। जो रचनाएं फेमस है उनका हमको डेट भी याद रखना होगा। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। अगला विकल्प है कि द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, साकेत। साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है इन कृतियों का जो प्रकाशन का वर्ष है वो सही है, वही क्रम सही है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही विकल्प बी विकल्प होगा, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। देखते हैं थोड़ा सा इनका। पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत सबको पता है 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और द्वापर 1936 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। एक संयुक्त वाक्य दिया हुआ है कि बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? बच्चा दौड़कर आया तो था, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा मेरे और पास आया, बच्चा दौड़कर आसपास आया। यह संयुक्त वाक्य आपको सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। तो ये जो संयुक्त वाक्य है इसका सरल वाक्य यह बनेगा, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? एक सुपरिचित नाम है सभी लोगों से, ध्यान से देखिए। मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बेढप बनारसी, पांडे, वेचन शर्मा, उग्र। तो व्यंग्यकार कौन है? मुख्य रूप से व्यंग्यकार इसमें कौन है? तो अगर व्यंग्यकार का नाम लिया जाए तो बेढप बनारसी का नाम सबसे ऊपर आता है व्यंग्य लेखकों में। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या
कितनी मानी है? 45, 36, 33, 49। 45, 36, 33 या फिर 49। तो भरत मुनि नयनाठ शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 49 मानी है। ठीक है। 33 संचारी भाव, 8 रस, 8 अस्थाई भाव। ठीक है। इश्कनामा किसका काव्य है? इश्कनामा किसका काव्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इश्कनामा किसका काव्य है पूछा जा रहा है आपसे। बोधा, घनानंद, भूषण और केशवदास। बोधा, घनानंद, भूषण या फिर केशवदास, इसमें से किसने इश्कनामा लिखा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बोधा। इश्कनामा जो है वह किसकी रचना है? तो बोधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसमें से कौन सा कवि है जो आद्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहा है? आद्यंत का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक। आदि और अंत मिलकर क्या बना है? आद्यंत बना है। तो कभी जब आपको प्रश्न ऐसे मिल जाए एग्जाम में देखने को, तो आप परेशान नहीं होंगे, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर नरेंद्र शर्मा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि कौन प्रगतिवादी नहीं है, तो इसमें नरेंद्र शर्मा जो है ये प्रगतिवादी नहीं है। ठीक है, यह नरेंद्र शर्मा प्रगतिवादी नहीं है। नागार्जुन भी प्रगतिवादी है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी हैं, त्रिलोचन भी प्रगतिवादी हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, काहे को रोकल मार्ग शोधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। किसकी पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां किसकी हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर रसखान। सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर रसखान, इसमें से किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ध्यान रहे, यह पंक्तियां जो है सूरदास की हैं। किसकी हैं? सूरदास की। आगे बढ़ते हैं। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी, शेख नबी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। मलिक मोहम्मद जायसी, शेख नबी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। इसमें कौन है जिसने अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया सबसे पहले? तो सबसे पहले जो है वह श्रेय मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद ही सर्वमान्य रूप से सूफी काव्यधारा के पहले कवि भी माने जाते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोगों को मैंने कहा है और अनुरोध भी किया है कि जब भी प्रश्नमाला को हल करने बैठिए, अपनी इस प्रैक्टिस सेट को हल करने बैठिए, तो पेन और पेपर यानी कॉपी और कलम लेकर बैठा करिए। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि और अलंकार। रस, वक्रोक्ति, ध्वनि और अलंकार। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा रस। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। किसने कहा? भट्टनायक ने सबसे पहले, भट्टनायक ने सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माझी के पुल से कितनी दूर है? माझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। अब ये पंक्तियां एक दी गई हैं, इसके रचनाकार पूछा जा रहा है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण या फिर धर्मवीर भारती। सही उत्तर आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? केदारनाथ सिंह की हैं। किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं।
10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? यानी 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच का जो समय है उसे आदिकाल के अंतर्गत कौन रखा, यानी आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल फ्रांकितियान या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था और रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राम धीरे धीरे टहल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। है राम धीरे धीरे टहलता, तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द धीरे धीरे, टहलता है यह क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है? इसकी विशेषता बतला रहा है, यानी टहलने की विशेषता बतला रहा है। कैसे राम टहल रहा है? धीरे धीरे टहल रहा है। ठीक है। मिलन यामिनी और जाल समेटा किसका काव्य संग्रह है? मिलन यामिनी और जाल समेटा बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अब ये पूछा जा रहा है किसका है यह संकलन? रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा। ठीक है। अब ये सारे जो कवि हैं ये प्रेम और मस्ती के कवि हैं। ठीक, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो मिलन यामिनी और जाल समेटा यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है। किसका काव्य संकलन है? हरिवंश राय बच्चन का। मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता चांद का मुख टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से चांद का मुख टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी? ये आपसे पूछा जा रहा है। अज्ञे नामवर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह या रामविलास शर्मा? अज्ञे नामवर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इसका सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या उत्तर होगा इसका? शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किस रस की उत्पत्ति होती है? संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किस रस की उत्पत्ति होती है? अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस। अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स रस या फिर करुण रस। तो यह आपसे पूरी परिभाषा पूछ ली गई। तो यह किसकी परिभाषा है? शांत रस। संसार की असारता के कारण जो उत्पन्न वैराग्य होता है उससे किस रस की उत्पत्ति होती है? शांत रस की। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? रचना और प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं। जूही की कली 1916, युगांत 1936, कामायनी 1938, यामा 1940। अब यहाँ पे आपको जो है रचनाकार का भी नाम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक एक को क्लियर करते हैं हम लोग। जूही की कली निराला 1916। आप लोगों को घटना पता ही है कि इन्होंने अपने गुरु का क्या नाम था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह रचना छपने के लिए दी। उन्होंने इसे अश्लील कह करके अपनी सरस्वती पत्रिका में छपने से मना कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1916 में। ठीक। युगांत पंत 1936 बिल्कुल सही है। कामायनी प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। यह 1938 नहीं है बल्कि यह 1936, कहीं कहीं 1935 भी मिलता है, तो आप परेशान नहीं होंगे इसे लेकर के। यामा महादेवी वर्मा 1940। क्लियर है? तो यही आपका उत्तर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसमें से यह किसकी कविता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यह धर्मवीर भारती की कविता है। किसकी कविता है? धर्मवीर भारती की।
क्रांति करते हुए आदमी को देखना रिपोर्टाज रचना किसकी है? अब रिपोर्टाज के लेखक पूछा जा रहा है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, शिव कुमार मिश्र, राम कुमार वर्मा, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। शिव कुमार मिश्र, राम कुमार वर्मा, कमलेश्वर या फिर धर्मवीर भारती, इसमें से किसकी रचना है क्रांति करते हुए आदमी को देखना? तो ध्यान रहे यह रचना जो है किसकी है? कमलेश्वर की है। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा? युद्ध यात्रा लिखा। ठीक है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरदावली या फिर प्रबोध पचासा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों ध्यान रहे इसका सही उत्तर होगा जगत विनोद। क्या होगा? यानी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जगत विनोद किसकी रचना है? तो जगत विनोद आपसे पूछा जाए तो यह पद्माकर की रचना है। ठीक है। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है, देहधारी, इसका आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। जिह्वा, जीव, जल, जय। जिह्वा, जीव, जल या फिर जय। तो देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है यह आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जीव। क्या उत्तर होगा? जीव को जो है वह क्या कहा जाता है? देहधारी। ग्रंथवीथि के रचनाकार हैं, ग्रंथवीथि के रचनाकार हैं, कौन हैं? लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रानंदन पंत, रमेश चंद्र शाह या फिर जगदीश गुप्त। लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रानंदन पंत, रमेश चंद्र शाह या फिर जगदीश गुप्त। इसमें ग्रंथवीथि के रचनाकार कौन है? तो ग्रंथविधि के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको सोचने के लिए थोड़ा विवश कर देते हैं। तो प्रगतिवादी शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यह बिल्कुल सही है। क्रांति की भावना, सही बात है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, वहां पे आपको बिल्कुल यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। पेट पीठ मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक। ठीक है। भिक्षु की जो दयनीय स्थिति का वर्णन निराला ने किया है, तो यह भी एक प्रगतिवादी मूल्य है। ठीक। एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार, यह प्रगतिवाद में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, माने हिंदी में किस प्रकार का योगदान भारतेंदु ने किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। यानी हिंदी में किस प्रकार का उन्होंने योगदान किया था? स्वयं रचनाएं लिखकर भी किया, समाचार पत्र भी निकाला उन्होंने, और भारतेंदु मंडल का गठन भी किया। यह तीनों प्रकार से योगदान किसने किए थे? भारतेंदु ने। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी साधनों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में योगदान किया। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? रामचंद्रिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना एक रात में जो है केशवदास ने की थी। 1501 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में। 1501 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में या फिर 1701 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1601 ईस्वी। क्या होगा इसका सही उत्तर? 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। केशवदास, केशवदास का जन्म जो है वह 1555 में हुआ था। कब हुआ था?
अब इसको बताने के पीछे भी एक कारण है कि कभी कभी हम थोड़े थोड़े में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर कभी कंफ्यूजन होगा तो 1501 में या 1601 में। 1801, 1701 बहुत कम दिमाग में आएगा। तो जब आपको कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा रुकिए, प्रश्नों को देखिए, फिर से विकल्पों को देखिए और कुछ सोचिए। अब अगर केशव दास का जन्म पता होगा, जैसा कि बहुत ही फेमस है इनका जन्म, पूछा भी जाता है, अगर इनका जन्म पता होगा तो हम जान पाएंगे कि 1555 में जब जन्म हुआ है तो 1501 में ये रचना कैसे कर सकते हैं। तो रामचंद्रिका की रचना 1601 में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न देखते हैं। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? वाच्य का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन लोगों से आज खेला नहीं जाता है। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? भाववाच्य। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पे पंत की भी रचनाओं को लिया गया और उनका क्रम पूछा गया कि प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है। प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम ग्राम्य, युगांत, गुंजन, लोकायतन। ग्राम्य, युगांत, गुंजन या लोकायतन। गुंजन, ग्राम्य, लोकायतन, युगांत, या फिर गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन, या लोकायतन, ग्राम्य, युगांत, गुंजन। थोड़ी सी दृष्टिपात करते हैं हम लोग। पहले आप लोग एक बार देखिए ध्यान से चारों विकल्पों को और अनुमान लगाइए कि सही उत्तर क्या होगा। इसका साथियों सही उत्तर होगा गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन। अब देखते हैं कि इनका प्रकाशन किस क्रम में हुआ है। गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी। आप लोगों को पता ही है कि युगांत जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसी से जो है छायावाद युग का अंत होता है और प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। ग्राम्य की रचना कब हुई? तो यह हुई थी 1940 ईस्वी में। और एक इनकी विकल्प में जो अंतिम रचना है वह है लोकायतन 1964 ईस्वी। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या था? गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ग्राम्य ही है। क्या होगा? ग्राम्य और युगांत। युगांत को आप 1936 याद रख सकते हैं क्योंकि यहां से सुमित्रा पंत ने छायावाद युग की अंत की घोषणा की और प्रगतिवाद के प्रारंभ की भी घोषणा की। और ग्राम्य 1940 में, गुंजन 1932 में। श्री शारदा पत्रिका के संपादक हैं। अब इसमें से श्री शारदा पत्रिका के संपादक कौन हैं? नर्मदा प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। श्री शारदा पत्रिका का प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन हैं? इसका सही उत्तर दीजिए। नर्मदा प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर होगा कि श्री शारदा पत्रिका के संपादक कौन थे? नर्मदा प्रसाद मिश्र। और इसी पत्रिका में सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग जो है वो मुकुटधर पांडे ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, टूटने का सुख अज्ञे। इसमें से एक विकल्प जो है वह सुमेलित नहीं है। अक्सर मैं नहीं वाले प्रश्न ज्यादा बनाता हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर रहे। तो गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही है। अब मैं एक एक विकल्प को क्लियर करते जा रहा हूं कि कौन सा सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध,
यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, बिल्कुल सही है। टूटने का सुख अगेन, यही गलत है। टूटने का सुख जो है यह किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र किसकी रचना है टूटने का सुख? तो यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और यही हमारा उत्तर भी है। क्या होगा? यही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? यानी हिंदी को मानक स्वरूप प्रदान करने में सबसे पहले विचार किसने किया, यह आपसे पूछा जा रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मण सिंह या फिर शिव प्रसाद सितारे। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर, जो आज हिंदी का स्वरूप दिख रहा है, इसको बनाने में सबसे पहले विचार किसने किया, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं थोड़ा। 1903 ईस्वी में जब इनको सरस्वती पत्रिका का संपादन भार सौंपा गया, 1930 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार जब इनको सौंपा गया, उसके बाद इन्होंने इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विचार किया, सबसे अधिक ध्यान दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस एक का इतिहास ग्रंथ है? इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपसे एक आलोच्य ग्रंथ पूछा जा रहा है कि सीधा सीधा आप समझिए, आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। इसमें से हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? ठीक है, यही आपसे प्रश्न है और इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है। आगे बढ़ते हैं कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। इससे पहले एक मजेदार प्रश्न था जहां पर आपको प्रगतिवाद के बारे में पूछा गया था और अब आपको प्रयोगवाद के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या दुखवाद। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या फिर दुखवाद। तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग, यही इसकी विशेषता नहीं है, यह इसकी प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पे आपको प्रयोगवाद में नए उपमान गढ़ने की बात, तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग है, जिस प्रयोग में शिष्य को 1000 बार गुरु के सामने झुकना पड़ता। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न कृतियों में से तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग काव्यकृत नहीं है। इंपॉर्टेंट, जिस प्रयोग में सारी जो रचनाएं हैं, जो विकल्प है, देखिए कितने मिलते जुलते हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली, ये चारों जो विकल्प हैं, इनमें से जो है कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, यही आपको बताना है। तो प्रेम पुष्पावली जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब किसकी रचना है यह? तो यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, आज हमारे जो प्रश्नमाला हुई है उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। जैसा कि मैं ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताता आया रहा हूं कि जो भी प्रश्न
इंपॉर्टेंट मैंने कराए हैं उसको जरूर आप लोग नोट कर लिया करिए। एक सूचना है आप लोगों के लिए, जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, अपने अन्य किसी भी विषय के साथी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके फर्स्ट एक पेपर उसमें 30 नंबर का प्रश्न आता है जीएस का, ठीक है। जीएस का 30 नंबर का उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए हमारी एक अलग से बैच शुरू होने जा रही है। जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं हम, तो सभी को सूचित कर दीजिएगा। अगले 10 से 15 दिन में यह बैच शुरू हो जाएगी और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, ठीक है। आपकी प्रश्नमाला जैसे निःशुल्क चल रही है यह ऐसे निरंतर चलती रहेगी। तो इसी सूचना के साथ सभी साथियों को यह वीडियो देखने के लिए, अपनी जिज्ञासा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली के साथ। नमस्कार साथियों।